नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पर्चा भरा था। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया। बता दें कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सामना भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास से होने वाला है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन के बाद खुशी जाहिर की और अपनी बातों को रखा। और वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल ने भी प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी कह रही कांग्रेस में 3 ही लोग बचे हैं, तीनों गांधी। प्रहलाद जोशी का बयान आ रहा है और नॉमिनेशन आज फाइल होगा, आपने देखा। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें प्रियंका जी ने नॉमिनेशन भरा। लगातार वो चुनावी राजनीति में रही है, सबको चुनाव लड़ाती रही। पहली बार उन्होंने नामांकन भरा है। ये ऐतिहासिक क्षण है। वहीं वायनाड में एक सार्वजनिक रैली को भी नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। वहीं सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। In case you forget that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിലെ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. वहीं अपने नॉमिनेशन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखा। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എത്തുന്നത്. And it is a very different feeling. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവവും വികാരവുമാണുള്ളത്. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. भुवनेश्वर में चक्रवात दाना को लेकर के ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा के लोगों को संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि चक्रवात तूफान के बारे में सुनकर घबराएं नहीं, पहले भी हमने ऐसे चक्रवातों का सामना किया है। भाई ओ बोनी माने समस्तों को नमस्कार। बात्या आसुथिबा खबर पाए आमे समस्ते चिंतित। पूर्वरु आमे समस्ते मिसी सफलतार सह अनेक बात्यार मुकाबला करिछे। हमर एक बहुत इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी। तेणु आपण मानू मोर अनुरोध, बात्या पाई आपण माने भय करंतु नाही, सजाग रहंतु, जीवन अमूल्य, निरापद रहंतु। बात्या मुकाबला रे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग दियंतु। सबु निर्वाचित प्रतिनिधि मानन को मोर अनुरोध, आपण माने ए विपद समय रे लोकों को सह रहंतु, लोकों को साहाय्य करंतु। मोर दृढ़ विश्वास आमे समस्ते एकाठी बात्या दाना को पूर्व परी सफलतार सह मुकाबला करि पारिबा। जय जगन्नाथ। वेल,
the responsibility given to the cabinet ministers and to go to the various districts where the cyclone is expected to have some kind of an impact shows the seriousness and the commitment of the state government that we want to. Never before, when a cyclone was coming, did the earlier government post a minister to oversee cyclone work they left it only on the bureaucrats. This time, along with the bureaucracy, the ministers are also given the responsibility of doing the monitoring and restoration work if required anywhere. जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। उसमें 9 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। बुधवार को पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी की। कई उम्मीदवार भी बदल दिए गए हैं। चतरा विधानसभा से अशोक भारती, तोरपा विधानसभा से विल्सन भेंगरा और कोलेबिरा सीट से पुनीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर पश्चिमी, तोरपा, चतरा और सिमडेगा विधानसभा सीट के उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। जेएलकेएम ने कोलेबिरा विधानसभा से पुनीत कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से तपन कुमार, बाघमारा से दीपक कुमार रवानी को चुनावी मैदान में उतारा है। गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया, बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी, गुमला से निशा कुमारी भगत, लोहरदगा से किशोर उरांव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं वायनाड उपचुनाव पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी और उपचुनाव को लेकर हमला बोला है। वहां पे बाय इलेक्शन हो रहा है, वो लड़नी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन ये जो इलेक्शन है वो ठोपा हुआ इलेक्शन है, बाय इलेक्शन। राहुल गांधी जी को पहले तो वायनाड से लड़े, वहां का जब चुनाव खत्म होता है तो अमेठी आके लड़ते हैं। कोई कहे कि ये गलत नहीं है तो ठीक है, प्रक्रिया के तहत वो सही है, लेकिन आपने वायनाड में ये नहीं कहा था कि मैं अमेठी से भी लड़ूंगा। तो पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने। अब वायनाड में बाय इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए और इसलिए अब वहां पे चुनाव ठोपा है। तो ये ठोपा हुआ चुनाव है और कुछ नहीं है, लड़नी है, लोकतंत्र है। वहां पे जो वोटर है वो निर्णय करेगा कि लोकतंत्र में किसकी जीत होती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास की, जो कि लगातार वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुक्कम क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार जो हुआ वो कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही हैं। We are getting a very positive response from the public. We started the campaign 3 days back with a road show. All are getting very excited because it's not only the Bharatiya Janata Party workers, but the other public is also welcoming very warmly. Yeah, she is starting her campaign today. I think she came with a family. We have already started 3 days back and the campaigning is going in full-fledged. बढ़ेंगे आगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। उसे इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि अब अदालत ने सजा निलंबित कर दी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने उसे 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने राजन की उम्र कैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और उसे इस मामले में जमानत दे दी है। बहरहाल राजन अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। बता दें कि जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी के गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थी। मुंबई के एक मकोका कोर्ट के विशेष न्यायाधीश MM पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया था। वहीं बात करेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बीजेपी के एक सांसद को लेकर के बयान दिया है और कहा कि बीजेपी के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद की नीतीश कुमार ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी है। पता है कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई है और इस वजह से हम लोग जो है अभी झारखंड में है और अभी रांची से मैं चतरा जा रहा हूँ, बीच रास्ते में हूँ।
वहाँ हमारे पार्टी का नामांकन हमारे उम्मीदवार का भी है। लेकिन इस बीच आप सब लोगों के बीच मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आया हूँ। इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। बढ़ेंगे आगे। बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद उठे सियासी भूचाल के बाद मोतिहारी पुलिस भी शराब कारोबारियों के खिलाफ फुल एक्शन मूड में नजर आ रही है और जिले के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में मोतिहारी पुलिस शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक उनकी खोज खबर ले रही है और उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी पुलिस ने शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल जो है वो किया और अब ड्रोन कैमरे की मदद से शराब कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है। दरअसल मोतिहारी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से 5 शराब की भट्टियों को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही 65 से अधिक शराब की ड्रम को आग के हवाले किया है और इसके अलावा करीब 10,200 लीटर अवैध निर्मित और अर्धनिर्मित देशी शराब को नष्ट किया गया है। बता दें कि एंटी लिकर टास्क फोर्स ने सिकरहना एसडीएम निशा ग्रेवाल व एसडीपीओ अशोक कुमार के सफल नेतृत्व में लालबेगिया, अकोना, पटजिलवा व अन्य जगहों पर ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी कर 5 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ में करीब 10,200 लीटर अवैध देशी शराब भी जो है वो नष्ट किया गया। इसके अलावा 65 शराब की ड्रम को आग के हवाले किया गया। 22 अक्टूबर को एसडीएम ढाका और एसडीपीओ ढाका के नेतृत्व में ड्रोन कैमरा की मदद से चिरैया थाना अंतर्गत लालबेगिया नदी के दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसको स्पॉट किया गया था और इन्होंने सेंट्रल एएलटीएफ टीम और चिरैया थाना के सहयोग से करीब 5 जो शराब भट्टियाँ हैं उसको विनष्ट किया है
और करीब 65 जो शराब के ड्रम्स थे उसको विनष्ट किया गया, उसको जला दिया गया है। और साथ ही साथ 10,000 लीटर से भी ज़्यादा जो है अवैध जावा, महुआ और अनिर्मित शराब को विनष्ट किया गया है। और इन कार्यों को जो लोग कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और मोतिहारी पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा के माध्यम से इसी तरह जितने भी दियारा इलाके हैं और जो नदियां हैं और जो चौर है और नहर है जहां पर इस तरह का अवैध शराब का निर्माण कार्य चल रहा है उसको ड्रोन कैमरा की मदद से स्पॉट किया जाएगा और इस तरह की जो विनष्टीकरण की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मोतिहारी की। मोतिहारी आईएमए भवन में सर्जन डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स डीनाथ की अध्यक्षता में रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। बता दें कि इस सेमिनार में डॉक्टर डीनाथ ने जिले के सिविल सर्जन को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसमें डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने जो है वो अपनी बातों को भी रखा। बढ़ेंगे आगे, गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने गोपालगंज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, ओपीडी, दवा वितरण काउंटर, एनएसआईसीयू, जन औषधि केंद्र, महिला प्रसव विभाग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी की भी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी बातों को भी रखा। देखिए, आज सदर अस्पताल का मेरा निरीक्षण किया गया है। मुख्य उद्देश्य ये था कि सदर अस्पताल में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उससे थोड़ा रूबरू होने के लिए आज इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें कई सारे जो वार्ड्स है उसको मैंने स्वयं देखा भी है। मुझे ये बताया जा रहा है कि नए भवन में मार्च के महीने तक शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो ओपीडी है उसका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसके साथ साथ जो फार्मेसी जो है उसका भी निरीक्षण किया गया, एसएनसीयू का भी निरीक्षण किया गया, ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया गया। कई सारे ऐसे जो कमियां थी उसके बारे में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। रेगुलर अंतराल पर निरीक्षण की कड़ी चलती रहेगी और जो भी सुविधाओं में जो सुधार है उस पर रेगुलर तौर पे हम लोग रिव्यू करके सुधार लेंगे। धन्यवाद। मेरे संज्ञान में कुछ शिकायतें लोगों के द्वारा दिया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को रिफर कराया जाता है, उस पे देखिए पैनी नजर हम लोग रखेंगे। ऐसे जो भी शिकायत प्राप्त होंगी उस पे सख्ती से कार्रवाई करेंगे और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि हमारे सरकारी अस्पताल में ही बेहतर सुविधाएं दें। बढ़ेंगे आगे, छपरा, सिवान, गोपालगंज के बाद अब मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत की बात सामने आई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के जिहवर गांव में रहने वाले 25 वर्षीय श्याम कुमार की संदेहास्पद मौत हुई है, जिसको लेकर परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। श्याम कैसे मरे? मर गए, सरच्चा गए थे सारू लाने। कहाँ पे? सरच्चा में गए थे, उनको कोई आदमी फोन किया था तो वो सरच्चा में गए थे। अब उनके बाद 7 बजे हमको पास था, उसके बाद 7:30 बजे चल गए सरच्चा। 10:04 पर घर आए। वो हमसे बात भी किए, प्यार से रहो के, रात में हमको साथ गोदी में सुताए के। सुबह में बोलो कल राजा मरनी में तेरे पा राजा कनी है वो कली चौथ पर से लाइबो कली रदनी बेटा खिलाइबो कल करे आ राजा आदरी। दारू पिए थे वो? कुछ बोले भी थे कि कहाँ पिए हैं? नाम बता लग रहा है, सरच्चा के नाम बता लग रहा है। और कितना लोग था उनके साथ जो बताए थे कि कहाँ गए थे? उनके साथ 2 आदमी था। कहीं थे रहाली। तो जब बीमार पड़े थे तो आँख की रोशनी भी गई थी क्या? नहीं भैया, रोशनी नहीं गए थे, उनको ठीक था, उनको दाम बीमार पड़ गए। वो चले गए, फिर उनको SKMCH ले गए थे?
वहीं मर गए? हाँ, मेरा हस्बैंड कोरोना हो गया। क्या नाम था उनका? मिस्टर श्याम कुमार। आप पत्नी होगा ना उनकी? जी, उसका क्या नाम हुआ वाइफ रेणु कुमारी। बढ़ेंगे आगे। पूर्वी चंपारण जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में मच्छर से मुक्ति दिलाने को लेकर नगर निगम ने एक और कदम उठाया है। शहर में साफ सफाई के साथ फॉगिंग प्रतिदिन जो हो, इसको लेकर मशीन की खरीदारी की गई है, जिसका उद्घाटन आज मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी ने किया। वहीं दूसरी तरफ आगामी छठ पूजा को लेकर छठ घाटों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए लगातार काम की जा रही है। इस छठ पर्व के मौके पर छठ घाट को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा 5 जो है जेसीबी वाहनों की खरीदारी की गई है और इस दौरान मेयर प्रीति कुमारी ने जो है इसको लेकर के जानकारी भी दी। ये नगर परिषद से नगर निगम बना है, तो पहले भी 3 फॉगिंग की मशीनें चलती थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। डेंगू से लड़ने में भी वो सक्षम नहीं थी। इसी क्रम को देखते हुए 4 नए बड़े फॉगिंग मशीन का हम लोग खरीदारी किए हैं, जिसका रोस्टर के अनुसार उसका सिस्टमेटिक वो चल भी रहा है। रोस्टर के अनुसार हर वार्ड में चल रहा है, 4 जोन में बटा हुआ है, प्रतिदिन चलता है, जिससे हम लोग मोतिहारी को डेंगू से बचा सकते। त्योहारों को लेकर हाँ, छठ दुर्गा पूजा पंडाल में भी लगातार इसको चलाया जा रहा था। और जैसे कि दिवाली और छठ है, इस समय मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, पिक पॉइंट पे होता है ये समय, तो इसके लिए भी रोस्टर के अनुसार चल रहा है, जिससे लोगों में बीमारी का बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जहानाबाद की, जहां एक शादीशुदा महिला को बंधक बनाकर पिछले 1 सप्ताह से जबरन यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का इलाज जहानाबाद के सदर अस्पताल में चल रहा है। दुष्कर्म के कारण महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने देवचंद बीघा गांव के रहने वाले युवक पर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि पिछले 2 साल से युवक रोशन कुमार से मैसेंजर के माध्यम से बातचीत होती थी, जिसके कारण उसे प्यार हो गया था और उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत रोशन कुमार ने उसे बुलाकर एक निजी अस्पताल और फिर घर में ले गया और उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ जबरन रेप करता रहा। लूट के वो मुंह बांध के रात भर इन्होंने रखता था। अच्छा। अब इन्हें भाग गया, आवाज काट खेल के हमको जा रहा है। अच्छा। अब फिर भागने लगा था, मारपीट खूब कर रहा है। क्या उसको पहचानते हैं आप? हाँ, जानते हैं, उसका मोबाइल तुम्हारे सब सुना ले अभी। वो कहाँ का लड़का है? देवचंद के है। क्या नाम है उसका? रोशन। अच्छा, तो वो लोग मतलब आपको फोन से बुलाया था? हाँ। कहाँ बुलाया था? बुलाया था टेटा। तो आप अपने घर से टेटा गए थे? किस लिए गए थे? टेटा नहीं, हमारे कोटे पर आया, कोटे पर मारने लगा या लेके चला गया था आपको? क्या लेके 5 दिन वाले पता चलेगा आपको साथ है? और कितने लोग थे उसके साथ? उसके साथ 3 लोग हैं। कहाँ लेके रखा था आपको? जहानाबाद भी रहती है। कहाँ? जहानाबाद में गुमटिया। कौन गुमटिया? वजह रखा था बांध करके? अब बोलने फोन आता था तो मुँह बांध लेता था। अच्छा, मुँह बांध, मैंने घर में रखा था आपको बंद करके? 3-4 लोग? कहाँ घर हुआ? क्या नाम बताए? कौन सा गांव? कौन सा प्रखंड? कौन सा प्रखंड है आपका? ब्लॉक काको। ठीक। महिला रुके हमको नहीं पता है। अच्छा सर, क्या मामला क्या हुआ है? वो जैसा कि महिला बता रही है कि 3-4 लड़के ने मिल करके मुंह हाथ बांध करके और उसके साथ जबरदस्ती किया है। कितना दिन? लगातार 3-4 दिन तक। अच्छा, तो क्या इसके चलते उसको पैर हाथ में पूरा दर्द है और थर-थर कांप रही है। अच्छा, तो ये कब से यहाँ पे आई? कब आई? अभी तुरंत आई है, 15 मिनट पहले। अभी क्या स्थिति तो नॉर्मल है, उसमें तो रेप में ऐसा कुछ होता नहीं है। गोर हाथ सलामत है, कोई तरह का इंजरी नहीं है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। क्या लगता है गलत हुआ उसके साथ? जिस बोल रही है तब तो रूटीन चेकअप के बाद ही पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। पुलिस को सूचना हुआ है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लड़की बता रही है कि कोई बगल में कोई लड़का है, उसका नाम उन सब बता रही है, ये लड़का ने ये काम किया है। ठीक। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के नालंदा की, जहां 2 शिक्षकों के मारपीट
का वीडियो जो है वो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दो शिक्षक स्कूल के पास आपस में सड़क पर जो है वो मारपीट करते दिख रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के रामबाबू हाई स्कूल के पास की है, जहां स्कूल के पास सड़क उस समय जंग के मैदान में तब्दील हो गई जब स्कूल के दो शिक्षक आपस में भिड़ गए। इस दौरान स्कूल के अन्य शिक्षक व बच्चे भी मौजूद थे। मारपीट का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल के कुछ शिक्षक एवं बच्चे पहुंचे थे। उस समय विद्यालय का गेट नहीं खुला था, सभी गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी रामबाबू हाई स्कूल में कार्यरत सामाजिक विज्ञान के शिक्षक रविंद्र प्रसाद एवं विज्ञान के शिक्षक अवधेश प्रसाद के बीच किसी बात को लेकर पहले कहा सुनी होने लगी और देखते ही देखते दोनों शिक्षक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे। फिलहाल यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। दरअसल हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। नीतीश कुमार जी के राज में आखिर बीजेपी के सांसद और गिरिराज सिंह इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं लोग, तो नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? नहीं कर दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को रहते। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में तो। ठीक है, ठीक बोल रहे। चलो मानते हैं किस तरीके से नहीं होना चाहिए बिहार में? हो गया तो बोल रहे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की, जिन्होंने बिहार के अंदर पथ विभाग के अंदर क्रांतिकारी कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इसकी एक शुरुआत हुई है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कई बार बैठक के बाद प्रणाली को विकसित किया जाएगा। पहले मॉनिटरिंग होती थी, इंजीनियरिंग तक सीमित था। परिवर्तन की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोग संकल्प लिए हैं और कई बैठकों के बाद कई मॉनिटरिंग और व्यवस्था से संबंधित जानकारी के बाद पथ पुल संधारण संबंधी लोक शिकायत निवारण प्रणाली को हम लोग विकसित किए हैं। आपको जानकारी दे दें कि लगभग 13,431 किलोमीटर का ओपीआरएमसी से हम लोग मॉनिटरिंग करते थे। ये मॉनिटरिंग हमारे इंजीनियर तक सिमटा हुआ था। इंजीनियर के शिकायत पर संवेदक को काम करने के लिए हम लोग निर्देशित करते थे और कई जगह से शिकायत आई या संवेदक के खामी कमी को इंजीनियर बता ही नहीं पाते थे। अब जो हम प्रणाली विकसित किए हैं, ये आम पब्लिक कहीं से भी पथ और पुल के शिकायत को विभाग को भेज सकते हैं। विभाग त्वरित गति से संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय अभियंताओं को मोबाइल ऐप पर अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। संवेदक इसका निराकरण करेंगे। इस पथ पुल संधारण संबंधी लोक निवारण शिकायत प्रणाली के तहत आम नागरिकों के द्वारा भी पथ के त्रुटियों को सूचित किया जाएगा। पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की व्यवस्था की शुरुआत है। हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के द्वारा प्रतिवेदित त्रुटि को फोटो सहित संबंधित संवेदक को सुधार हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात संवेदक द्वारा निराकरण किया जाएगा एवं मरम्मति के उपरांत पुनः
फोटोग्राफ भेजकर विभाग को अवगत कराया जाएगा। अभियंताओं के द्वारा स्थल के निरीक्षणोपरांत मानक के अनुसार मरम्मती कार्य किया जाएगा और तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। अगर जो ये गलत होगा, मानक पर नहीं होगा, तो संवेदक को पुनः मरम्मती हेतु निर्देश दिया जाएगा। नागरिक को पथ की त्रुटि को ऑनलाइन माध्यम से विभाग को भेजकर मरम्मति के लिए सूचित करने की व्यवस्था पहली बार की गई है। आम नागरिक की इसमें भागीदारी प्रारंभ हो गई है। इसे पथ निवारण विभाग के वेबसाइट पब्लिक ग्रीवेंसेज OPRMC रोड रेडरेस सिस्टम पर जाकर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिला का नाम, पथ का नाम, क्योंकि पथ निर्माण विभाग RCD का रोड है या RWD का रोड है, ये स्पष्ट करना होगा। त्रुटि का प्रकार को इंगित करते हुए स्थल का जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा और हम लोग भी जियो टैग के माध्यम से इमीडिएट उसको मॉनिटरिंग कर पाएंगे। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज किए हुए शिकायत एवं फोटोग्राफ को कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से संबंधित जिला के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, संवेदक को ऑनलाइन भेज दिए जाने का हमने प्रावधान किया है। इसके उपरांत संवेदक को दायित्व है कि त्रुटि को निर्धारित समय सीमा के अंदर मरम्मति कर स्थल का फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा। इस व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता के साथ साथ पथों का त्रुटि रहित रखरखाव पर नियंत्रित किया जा सकेगा। कॉल सेंटर का भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से सड़क की मरम्मति और सड़क के रखरखाव का मॉनिटरिंग करेगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार के बेतिया की, जहां पर DM सर हमारा भी स्कूल बनवा दो, हम भी कमरे में बैठकर पढ़ना चाहते हैं। यह कहना है पश्चिम चंपारण के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भभटा के बच्चियों का, जो भवन के अभाव में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है और परेशान भी हैं। दरअसल विद्यालय में 7 कमरे, 2 +2 और 2 में चलता है स्मार्ट क्लास। दरअसल नरकटियागंज प्रखंड के भभटा पंचायत स्थित +2 माध्यमिक विद्यालय भभटा के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। पेड़ के पास ही शिक्षक कुर्सी लगाकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को दीक्षा देते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहने को तो इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा विभाग ने दे दिया, लेकिन सुविधा नहीं दी और खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले नामांकित बच्चे व बच्चियाँ उठाते ही हैं। शिक्षक भी परेशान रहते हैं। इस विद्यालय की 2-2 क्लासेस प्रतिदिन इसी पेड़ के नीचे चलती है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षक पेड़ की टहनियों को 2 क्लास में बांटकर पठन पाठन का कार्य करते हैं। पेड़ की एक टहनी को 4थी कक्षा बना दिया गया है तथा दूसरी टहनी को 6ठी कक्षा में बांट दिया गया है। दोनों टहनियों के बीच में 2 शिक्षक कुर्सी और ब्लैक बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं और बच्चे बोरी बिछाकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि दोनों क्लास के शिक्षकों की आवाज़ें वहां मौजूद सभी बच्चों को सुनाई देती है। 4थी क्लास के बच्चों का कहना है कि यहां पढ़ने में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। कभी कभी ध्यान भटकने की सूरत में 6ठी क्लास का प्रश्न हम लिख कर चले जाते हैं और उसका हल घर पर नहीं कर पाते हैं, और यही हाल 6ठी क्लास के बच्चों का भी होता है। पढ़ रहे हैं, एक टहनी है 2 क्लास में बांट रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर? ये विद्यालय में ये उच्च विद्यालय हो गया है, फोन की समस्या, जगह भी नहीं है। बहुत प्रयास मैंने किया गांव में कि कहीं जगह मिल जाए ताकि फोन के लिए विभाग से आदेश दिया जाए, मांगा जाए। विभाग को सूचित भी किया गया है और आम सभा की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें ये जो आप अधूरा 2 भवन देख रहे हैं, ये स्पेस नहीं है कि इसको तोड़वा करके पास करा करके तोड़वा ले और विभाग से अनुमोदन ले इसको तोड़वाने के लिए। यहाँ से पास हो जाए तो इस पर हम 2 रूम का आश्वासन मिला है हमको कि विभाग द्वारा के बनवा दिया जाएगा, फिर आगे चल करके उस पर भी 2 का 2 कर दिया जाएगा। हमको जेई साहब का मतलब आश्वासन मिला है। सही में बच्चे की संख्या देखिए कि हाई स्कूल होते हुए भी 7 कक्षा है। मेरा ऑफिस देख लीजिए कैसा है, ये इसी तरह गिर कर बनाया गया। करिए इसमें 4 अलमीरे भी नहीं हटते हैं, 2 बाहर रखा जाता है।
स्मार्ट क्लास देख लीजिए कि 2 क्लास को हम लोग हाई स्कूल के लिए छोड़े हैं, 7 में से 5 क्लास बच रहे हैं। 5 क्लास में से सर 3 क्लास के बच्चे को हम कहाँ बैठाएंगे? 1 क्लास के बच्चे को बरामदे में बैठाए हैं, 2 क्लास के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर बैठ कर पढ़ते हैं। पढ़ाना तो है ही। कितने बच्चे हैं सर? सर यहाँ पर 753 मिडिल सेक्शन में नामांकन है और लगभग 600 उपस्थिति, औसतन 600 उपस्थिति होती है। कभी 568, कभी 70, कभी कल 604 थी। अब आज का अभी सूची नहीं आया है, जैसे ही मतलब पटपट बोर्ड पर आ जाएगा। रूम सर 7 है, 3x3 का एक सामने दिख रहा है, आइए कि ये स्मार्ट क्लास है, इसी में घेर करके ऑफिस बना लिया है। तो चलिए रूम में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? और जी अभी देखिए कि 6 क्लास में 146 बच्चे हैं, जो क्लास भर जाने के बाद बाहर है। हम सेक्शन भी बांट नहीं पा रहे हैं कि जब फिर वो बच्चा बाहर में जाकर पढ़ेगा। टीचर है मेरे पास उपलब्ध है, मतलब मिडिल सेक्शन में टीचर है, हाई सेक्शन में जो +2 में जो टीचर है वो पूरा सफिशिएंट नहीं है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन फिर भी है। और मिडिल सेक्शन में मेरा सफिशिएंट शिक्षक है, संस्कृत का टीचर छोड़ दिया जाए तो सफिशिएंट शिक्षक है। और 26 हमको लेकर 26 टीचर है। तो अब पढ़ाना है, लेकिन थोड़ी सी समस्या, अगर बारिश आ जाती है तो मेरे साथ और समझ। देखिए अभी मौसम कैसा है, अब इस वक्त हम क्या करेंगे? फिर इस बरामदा में बैठाएंगे, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो घर भी चले जाते हैं, लेकिन हमको कोई उपाय नहीं लग रहा है कि कहाँ बैठाएं। ऑफिस में भी बैठाना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़े बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, हो रहा है जी, उसमें एक कारण है कि जो मूल्यांकन के लिए एक तो स्पेस का ही है कारण। दूसरा कारण ये है कि हम इन लोगों से कहें कि मूल्यांकन ऐसा कीजिए कि बच्चे नजदीक में नहीं बैठे, थोड़ा अलग बैठे, ताकि हमको पता चल सके कि देख कर तो नहीं किया है ना। इस हिसाब से वो बागीचे में लगे। क्लास में लेते एक बेंच पर 4-4 बच्चे बैठे हैं, तो थोड़ा सा चीटिंग की मतलब संभावना बन जाती थी। इसीलिए हम कहें कि अलग बैठा कर दीजिए कि पूरा सही डिटेल मिले हमको। विभाग को लिखे हैं इसके बारे में? जी, विभाग को हम लिखे हैं और आश्वासन भी मिला है, और उम्मीद है कि ये विभाग हम पर विचार करेंगे। और यही से बात भी हुई है। नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन भक्ता है, और मैं इसी स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। बोरा पर बैठ करके सर हमको 5-6 साल की अवधि मिली है यहाँ पर। पारिवारिक शिक्षक है? नहीं, मतलब मैं पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ, 2000 बैच का हूँ और पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ। मैं 5 साल में चाहता हूँ कि इस गांव को, स्कूल को ऐसा बना दूँ कि 5 साल के बाद मैं ही इस गांव से गुजरूँ। विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय का नाम है +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भवटा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड के हॉट सीट कहे जाने वाले मांडू विधानसभा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, और साथ ही हेमंत सोरेन और साथ ही कांग्रेस के विकास को लेकर के लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच मांडू के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है, आप भी सुनिए। करता हूँ, चाहे वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, हमारे युवाओं के नेता, देश के भविष्य आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी, और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति मैं अपनी सही माने में, जिन्होंने आज मुझे उस योग समझा, मैं इन सबों के प्रति अपनी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुना। और आगे जो चुनाव का प्रक्रिया उसमें हम लोग आएंगे। अभी जो समय है, जो हेमंत जी के नेतृत्व है, पूरे इंडिया गठबंधन, पहले यूपीए फोल्डर, वर्तमान में इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व, राजद के नेतृत्व में इस राज्य में कई उदाहरण ऐसे हैं जो यहाँ के ऐसे कार्य किया गया है जो लोगों को पसंद है, और मुझे लगता है हेमंत जी का नेतृत्व पुनः लोग मौका उनको देंगे राज्य का सेवा करने का। प्रत्याशी क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उस पर मुझे नहीं जाना। वो क्या दे देंगे और क्या ले लिए हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो कहाँ थे और आज क्या है। इसलिए मुझे बहुत उन बातों पर नहीं जाना है, कौन क्या बोल रहा है।
मेरा एक ही सोच है कि राज्य को नवनिर्माण की ओर ले जाना है। हेमंत जी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा जगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के समर्थन से जो सरकार यहाँ चली है, निश्चित रूप से 3.5 करोड़ जनता फिर से हेमंत जी को मौका देगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग होता है। मैं पहले भी कहा कि यही लोकसभा 2019 था जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1.5 लाख वोट से लीड करती है, और जब विधानसभा आता है तो भारतीय जनता पार्टी का मैं खुद प्रत्याशी था, मात्र 49,000 मत मिला। और हम अगर कुल वोटों को जोड़ दें, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के 44,000 वोट, फिर अपना 49,000 वोट, ऐसे वोट को जब हम जोड़ दें तो मुझे लगता है जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता इस बार मेहनत करने के लिए तैयार है। कुछ जनता को भी संदेश देना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ की जनता को पहले शांति चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 से इस कोयलांचल में किस तरह से लोगों को बेरोजगार किया गया है, यहाँ पर ई ऑक्शन के कोयले को किस तरह से अडानी अंबानी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो कोयला मंत्रालय है किस तरह से लूट मचा रखे हैं। आप पावर प्लांट के नाम पर कोयला जो जा रहा है रेक में, उसमें भी चारकोल मिला के दिया जा रहा है। आज पूरा झारखंड में पूरे हर कोलवरी से कोयला चोरी हो रही है। उसके सीआईएसएफ, बीएसएफ, पीओजीएम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को खोखला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी, इंडिया एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं वो करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि राज्य का विकास का जो खनिज निधि का पैसा है, जो राज्य के युवा मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि हमारा जो खनिज निधि का पैसा है वो मुझे दे दो, झारखंड का हम विकास करेंगे। चुनाव में कुछ मुद्दे भी रहे थे आम जनता के बीच जाने के लिए। निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं। आप देखे होंगे कि राज्य में कई ऐसी नीतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कारण अधर रह गई है। इंडिया गठबंधन, यूपीए गठबंधन पिछला बार जो वादा किया था 1932 का खतियान, आप रोजगार देने की बात हो, विस्थापन आयोग गठन करने की बात हो, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यपाल है, आप देख रहे होंगे कि इसी विधानसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मेंबर रहते हुए यानी पूरा सदन सर्वसम्मति से पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने की बात हो, आदिवासियों की आरक्षण बढ़ाने की बात हो, या 1932 के खतियान की बात हो, चाहे नियोजन नीति बनाने की बात हो, सारे चीजों को किस तरह से अड़ंगा लगाकर झारखंड के कार्य को इन्होंने बाधित करने का काम किया। मैया योजना जो लाया गया है, निश्चित रूप से ये हेमंत जी का एक ऐसा योजना है जिसे लोगों में एक पसंद आया, लोग इसको सराह रहे हैं, लोग अच्छे कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकता, मैं इसी मांडू की बात करता हूँ। आजादी के बाद पहली बार मैं प्रत्याशी था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत के दिया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो आजादी के बाद जो सीट जीत के देती है, वो सीट को इन्होंने आजसू के पास बेचने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या झोला ढोने के लिए? झारखंड के मांडू में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव में सुरक्षा और कुशल व्यवस्था के साथ चुनाव संपादित करने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू ऋतिक कुमार ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मांडू प्रखंड में कुल 229 बूथ हैं और सभी बूथों में जाकर जांच की जा रही है ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। 24 में मांडू प्रखंड में कुल 229 बूथ हैं, जिनमें अभी बूथों का निरीक्षण चल रहा है। ये मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही हमारे जो सीओ हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। प्रतिनियुक्त सारे सेक्टर दंडाधिकारी हैं, वो भी प्रति सप्ताह में एक बार जाके अपने विजिट कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो अस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, बिजली और रैम्प, ये सब चीज़ का निरीक्षण किया जा रहा है कि जो पोलिंग पार्टियाँ हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज़ P1, P2, P3, प्रिसाइडिंग सबकी ट्रेनिंग चल रही है। लगातार जिला में ये ट्रेनिंग हो रहा है और हम प्रतिदिन इस चुनाव में सुचारू रूप, सक्षम रूप से कराने के लिए लगे हुए हैं। आपको और जैसे हमारे मांडू थाना के पास एक चेक पोस्ट भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी हमारी FST और SST की टीम हमेशा तैनात रहती है। 24 घंटे वहाँ पे चेकिंग सर्वेलेंस चल रही है। तो यही सब गतिविधि। ये अभी मेरे नज़र में तो एक ही बूथ है जो यहाँ पे मांडू चट्टी में ही बनाया जा रहा है। अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपसे साझा करूँगा।
आने वाले चुनाव को लेकर अभी क्या चल रहा है? आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में मांडू प्रखंड में कुल 229 बूथ हैं, जिनमें अभी बूथों का निरीक्षण चल रहा है। ये मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही हमारे जो सीईओ हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। प्रतिनियुक्त सारे सेक्टर दंडाधिकारी हैं, वो भी प्रति सप्ताह में एक बार जाके अपने विजिट कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।